पिछले क्लास में बताए थे आप लोगों को कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग होकर अलग अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए, नई पार्टी। लेकिन जैसे ही सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग हुए तो अंग्रेज उन पर हावी हो गया और उनको गिरफ्तार कर लिया, नजरबंद कर दिया है। तो नजरबंदी से ही वो कलकत्ता से ऐसे भागते हुए ट्रेन से अफगानिस्तान पहुंचे और अफगानिस्तान से जाना था उनको रूस, लेकिन पता चला कि रूस ब्रिटेन के तरफ से वर्ल्ड वार में शामिल हो गया है, तो वो चले गए जर्मनी। और फिर जर्मनी में हिटलर से मिले और हिटलर के सहायता से जर्मनी से पनडुब्बी के सहारे पहुंचे जापान। देखिए ये है आपका वर्ल्ड मैप है, ये है जर्मनी। तो इंडिया से पहले अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से लैंड मार्ग से ही, भूमि मार्ग से ही पहुंचे जर्मनी। अब सीधा है? यस उल्टा सर, है? सीधा है। ठीक है। जर्मनी से पनडुब्बी से ये पहुंचे जापान और फिर जापान से सिंगापुर, और अब यहां से जापानी सेना के सहायता से इधर से भारत पर हमला करने के लिए आए लोग मिजोरम मणिपुर बॉर्डर पे। लेकिन जापानी सेना देखा कि अब हारने लगे तो इनको छोड़कर भारतीय सेना को वो भाग गया। भारतीय सेना पकड़ा गए, जिन पर बाद में मुकदमा चलाया गया। तो ये है आजाद हिंद फौज की कहानी। तो जिनके पास नोट्स नहीं है अब तो छोड़ दीजिए, अब खत्म होने वाला है ये। उसके बाद अपना पढ़िएगा दूसरा सब्जेक्ट, तब तो बुक चाहिए। तो देखिए आजाद हिंद फौज कहानी सुनिए आप लोग कि मार्च 1942 में रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। और मान लीजिए जैसे ये सुन रहे हैं, सारा चीज तो याद रहेगा नहीं, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और इसको यूट्यूब पर डाल देंगे, तो जो कुछ छूट भी जाए तो आप लोग इसको दोबारा सुन सकते हैं। तो मान लीजिए जो नहीं लिख पाए हैं आप उसको लिख सकते हैं। मार्च 1942 में रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। भारत स्वतंत्रता लीग के स्थान के बाद में 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह एवं निरंजन सिंह गिल ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। अंडरलाइन करिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना। थोड़ा थोड़ा आप लोग लिखते रहिए, मन लगा रहेगा। वैसे बैठ के सुनते सुनते बोर हो जाता है, तो थोड़ा सा हाथ वाथ चलता रहेगा। तो आजाद हिंद फौज, इसकी स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1942। कौन किया? हाँ, कैप्टन मोहन सिंह एवं निरंजन सिंह गिल। सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाते हैं। अंडरलाइन करिए, हरिपुर अधिवेशन 1938, हीरापुर अधिवेशन, हरिपुर नहीं, हीरापुर अधिवेशन 1938। इसके पश्चात
कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में गांधी जी के विरोध के पश्चात भी कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। फिर पुनः 1939 लिखिए, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस का ना हर साल दिसंबर महीने में मीटिंग बुलाया जाता था। पूरे देश से नेता आते थे, उसी को अधिवेशन कहा जाता था और उसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होती थी। तो 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ उसमें गांधी जी चाहते थे कि पटाभी सीतारमैया जीते, लेकिन ये सुभाष चंद्र बोस भी खड़ा होगा, तो उसको हरा के और ये सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो जीतना तो ठीक था, लेकिन उसके बाद का रास्ता बड़ा कठिन था। सुभाष चंद्र बोस का विरोध होने लगा, तो गुस्सा में सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए और अपना अलग पार्टी बनाए, फॉरवर्ड ब्लॉक। पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी का गठन किया, तो फॉरवर्ड ब्लॉक लिख लीजिए। कांग्रेस में आंतरिक कलह के वजह से सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके पश्चात राजेंद्र प्रसाद कार्यवाहक अध्यक्ष बने। राजेंद्र प्रसाद को अंडरलाइन करिए। पूछेगा कि सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने, तो राजेंद्र प्रसाद। बीपीएससी में पूछा था एक बार। पट्टाभी सीतारमैया लड़े थे, वो तो हार गए, लेकिन कार्यवाहक बने राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग होने के पश्चात 1939 में अपनी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक लिख लीजिए। 1939 1939 द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के पश्चात अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर लिया, जहां से सुभाष चंद्र बोस धोखा देते हुए निकल गए। वे भारत से अफगान होते हुए रूस जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जैसे ही पता चला कि रूस ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में शामिल हो गया है, तो वे जर्मनी चले गए। कहानी सुनाए थे। यहाँ पर उन्होंने बर्लिन में स्वतंत्र भारत केंद्र तथा भारतीय सैन्य दल की स्थापना की। अंडरलाइन करिए। वहां कुछ जो बंदी थे उनको लेकर इस पार्टी की स्थापना किए। स्वतंत्र भारत केंद्र और भारतीय सैन्य दल कैसा। यहां से उन्होंने जर्मनी के सहायता से जापान होते हुए 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे। 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे। रास्ता बता दिए कैसे कैसे गए थे। जर्मनी से ऐसे होते हुए जापान और जापान से फिर सिंगापुर। सिंगापुर पहुंचे। हाँ, मेन जापानी सेना के साथ ही मिलकर युद्ध लड़ना था। तो मेन जापानी प्रतिनिधि तो जापानी बॉस तो सब जापान में थे। वहां गए, वहां मिले और तब वहां से तय हुआ कि सिंगापुर में कुछ भारतीय सैनिक इस टाइप का संगठन बनाए हुए हैं, तो आप जाके वहीं नेतृत्व करिए और आपको जापानी सेना भी साथ देगी। तब वहां से चले आए सिंगापुर। पहले इनको पता नहीं ना था कि हमको सिंगापुर जाना है कि कहाँ जाना है। वो तो जब वहां गए तब बताया कि सिंगापुर में मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है, आप जाके उनके साथ हो सकते हैं। पहले फोन मोबाइल ये सब नहीं ना था, कुछ पता नहीं था कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और इधर उधर ये भागम भाग की जिंदगी जी रहे हैं। अब देखिए, हाँ,
सिंगापुर पहुंचने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। हम लोग देखे थे कि 1 सितंबर 1942 को ही आजाद हिंद फौज का गठन हो चुका था। अब ये जाके वहां आजाद हिंद फौज का कमान संभाला और जापानी सेना की सहायता से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। भारतीय सेना पूर्वोत्तर भारत के तरफ से भारत में प्रवेश कर गए। पूर्वोत्तर भारत मतलब इधर से मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये सब है ना, 7 सिस्टर स्टेट जिसको कहते हैं, इसी को पूर्वोत्तर भारत कहते हैं। तो उधर से ये रहा म्यांमार, इसी रास्ते से अपना ब्रिटिश इंडिया पर ये लोग हमला बोला। वहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने युद्ध प्रारंभ करने से पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम संबोधित किया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता पहली बार किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस इसी अभियान में बोले थे। मतलब ये दर्शाने के लिए कि हालांकि कांग्रेस से गांधी जी के मतभेद के कारण ही छोड़े थे, तो ये दर्शाने के लिए कि मतलब हम भारतीय अभी भी एक हैं और गांधी जी का नेतृत्व हमें आज भी मंजूर है। गलतफहमी के कारण ऐसा हुआ है, इसलिए सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की अपना उपाधि दिए, है ना, और बोले कि आप ही के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा जाए। और उसी के साथ अपना ये यहाँ नारा दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। लिख लीजिए, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। इसका क्या मतलब है? हाँ, तुम मुझे खून दो का मतलब बलिदान दो, युद्ध में लड़ो, हो सकता है कि प्राण भी गंवाना पड़े, बलिदान देना पड़े, और तब हम आजादी देंगे। भाई जब लड़ेंगे तभी तो आजाद होंगे। आगे चलिए। भारतीय सेना सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही थी, तभी जापानी सेना के अमानवीय व्यवहार के कारण भारतीय सेना का मनोबल गिरने लगा। बताए थे कि जो जापानी सेना है वो भारतीय सेना के साथ बड़ा नीच सलूक करने लगा, भारतीयों को नीच समझता था। ये जो जापानी थे ब्रिटिश से कहीं ज्यादा कट्टर थे, तो भारतीयों को कपड़ा धो, तक खाना पकाओ, आयरन करो, उलूल जुलूल सब लड़ने वाला काम नहीं दे रहा था, लड़ रहा था खुद अपने, और इन लोगों को केवल लेबर वाला काम। तो इससे क्या हुआ कि भारतीयों को बड़ा ठेस पहुंचा, भारतीयों का मनोबल गिरने लगा, और धीरे धीरे क्या हुआ कि उधर से जो ब्रिटिश सेना थी मजबूती से आगे बढ़ रही थी और जापानी सेना लड़खड़ाने लगी। अब इन लोगों में ना तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, जापानी सेना भारतीय सेना। नतीजा ये हुआ कि ये लोग हार गए। आगे देखिए। तत्पश्चात ये युद्ध हारने लगे। युद्ध में हारता देख जापानी सेना भारतीय सेनाओं को छोड़कर भाग गए। इसके पश्चात अंग्रेजी सेना ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को कैद कर लिया। जापान जाने के क्रम में हवाई जहाज हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मान्य है कि यही शिकायत लेकर अपना जा रहे थे जापान, तब तक प्लेन क्रैश कर गया और मारे गए। और सिंगापुर में सिंगापुर में होते हुए कमांड कर रहे थे इंडिया में। हाँ 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 हाँ, इंडिया में मतलब इंडिया में नहीं आए थे, अभी इधर ये थे लोग, इधर ये थे। वो लोग तो मेन कमांडर थे ना, सैनिक थे नहीं।
तो कमांडर नहीं ना लड़ने जाता है, कमांडर मर जाने के बाद फिर सेनापति अगर मर जाए तो युद्ध पूरा सेना बिखर जाता है। तो उन लोगों को किनारे रख के नीचे के सिपाही लड़ते थे, और मेन थे नेतृत्व करता जापानी सेना। तो ये लोग अपना इधर थे। अब देखिए, गिरफ्तार किए गए सैनिकों पर 1945 में आईएनए मुकदमा चलाया गया, इंडियन नेशनल आर्मी। तो अंडरलाइन करिए, आईएनए मुकदमा कब चला? 1945 में। ये क्या था? जो आजाद हिंद फौज के सैनिक थे उन पर, और ये मुकदमा चलाना अंग्रेजों को बड़ा भारी पड़ गया। अगर अंग्रेज मुकदमा नहीं चलाता तो अभी कुछ दिन और शासन करता इंडिया में, लेकिन ये मुकदमा चलाना अंग्रेजों को बड़ा भारी पड़ गया। कैसे? आइए देखते हैं। ये आजादी का ये बड़ा ऋण साबित हुआ, ये आईएनए मुकदमा। देखिए, आईएनए मुकदमा में शाहनवाज, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो एवं प्रेम सहगल प्रमुख थे। ये सब सैनिक थे। देखिए, नाम लिखिए, शाहनवाज मुस्लिम, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो पंजाबी और प्रेम सहगल हिंदू। तीनों को एक कटघरा में खड़ा करके मुकदमा चलाया जा रहा था और इनको फांसी देने की तैयारी हो रही थी। आजाद हिंद फौज के सैनिकों के प्रति देश के लोगों में इतना सम्मान था कि ये किसी से बर्दाश्त नहीं हो पाया इन पर मुकदमा चलाना। बोला कि ये लोग हमारे लिए लड़े, हमारे लिए मरने को तैयार थे, और हम ही लोग के सहायता से अंग्रेज इस पर मुकदमा चला रहा है। भाई, अंग्रेज मुकदमा जो चला रहा था किसके दम पर? यहाँ के सेना के दम पर, यहाँ के पुलिस के दम पर। नहीं तो सेना और पुलिस पलट के वार कर दे तो एक भी अंग्रेज जिंदा बचेगा नहीं। अब यही होने लगा। जैसी ही सेना सुना कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चल रहा है, सेना विद्रोह कर दिया और कई गो जहाज पर, जो सबसे फेमस था तलवार जहाज, भारतीय सैनिक लिख दिए, भारत अंग्रेजों, ये अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब ये घटना बहुत बड़ी घटना हो गई कि अंग्रेज अभी तक जिसके दम पर भारत पर शासन कर रहे थे वही पिलर गिर गया। जिस पिलर पर मकान टिका है, पिलर गिर जाए तो मकान टिकेगा नहीं। उसी सेना, उसी पुलिस के दम पर अंग्रेज यहाँ धमका रहा था, धमका रहा था, मार रहा था, कैद कर रहा था, मुकदमा चला रहा था। अब वही नहीं रहे विश्वासी तो अंग्रेज कैसे शासन करेगा? तब अंग्रेज कहा कि अब हम लोग यहाँ नहीं टिक पाएंगे। वो तो वल्लभ भाई पटेल जाके सैनिकों को समझाए बुझाए, न तो 1945 में ही अंग्रेज सबका ढेरे का काम तमाम हो जाता। हाँ, इन लोगों पर मुकदमा चल रहा था लाल किला में, मुकदमा चल रहा था लाल किला में। इतना जबरदस्त विद्रोह हो गया कि इन लोगों को बिना मुकदमा चलाए बरी करना पड़ा। अरे कैद किसके सहायता से करोगे? पुलिस के सहायता से ना। पकड़ेगा कौन? पुलिस। अब पुलिस पकड़ ही नहीं रहा था, करोगे क्या? अब उन लोगों को खुद अपना जान बचाना मुश्किल हो गया था, तो इन लोगों को बरी करना पड़ा बिना मुकदमा चलाए। और ये अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी हार थी, अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी हार थी। और तभी डिसाइड कर लिया कि अब हम लोग इंडिया में नहीं टिकेंगे, जितना जल्दी हो सके भागो यहाँ से। और धीरे धीरे वो लोग अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया। तो
आजादी रियल में इस घटना ने दिलवाया। बहुत बड़ा योगदान था इस घटना का। अगर मुकदमा नहीं चलाता ना, इतना लोग भड़कता नहीं। और भी लाल किला पर चला रहा था और लोग भड़क गए खुलेआम, और सबको एकदम फांसी देने का तैयारी कर लिया था। तो तुरंत फांसी पहले तोप से उड़ा। पहले भी जो शासन किया, अगर भारतीय अंग्रेजी सेना में शामिल नहीं होते, भारतीय अंग्रेजी पुलिस में शामिल नहीं होते, तो अंग्रेज इतना थोड़ी था कि यहाँ शासन कर लेता। तो था कहाँ, गिना चुना था ही। यही के बेवकूफ लोग उसका साथ दिए और अंग्रेज अपना इतना दिन तक शासन किया। अब वही साथ देना छोड़ दिए, इनको जाना पड़ा। आइए देखिए, तो कौन कौन नेता थे? शाहनवाज, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल। इन तीनों व्यक्तियों को एक ही कटघरे में खड़े करके लाल किला के पास मुकदमा चलाया गया। इनके बचाव में प्रमुख वकील थे भूला भाई देसाई, अंडरलाइन करिए, पूछता है, तेज बहादुर सप्रू, नेहरू इत्यादि। कोटजू एवं आसफ अली इनके सहायक रहे। देखिए, इन मुकदमों के विरुद्ध में पूरे देश में व्यापक जन प्रतिक्रिया हुई। रॉयल इंडियन नेवी के सैनिक विद्रोह पर उतारू हो गए। बंबई में तलवार नामक जहाज पर नाविक बीसी दत्त ने अंग्रेजों भारत छोड़ो लिख दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के समझाने पर ये शांत हुए। तो इस टाइप से हमारा आजाद हिंद फौज का कहानी चलता है। भले सैनिक लड़ के भारत को आजाद न करा पाए, लेकिन मर के जरूर करा दिए आजाद हिंद फौज के सैनिक, क्योंकि वो तो भारत के लिए लड़ रहे थे। आई अंग्रेज गुलाम बनाने के लिए लड़ रहा था। तो भाई काहे कि हम अंग्रेज के तरफ रहेंगे, क्यों ना हम अपने आजाद हिंद फौज के तरफ रहेंगे। और गुलामी देखते देखते लोग ना बड़ा ये हो गया था, उब गया था। अब मतलब कि अब हमें आजादी चाहिए। चलिए, ये तक खत्म हो गया। अब देखिए, अगला टॉपिक है हम लोगों का गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रमुख गवर्नर जनरल। हेडिंग दीजिए, बंगाल के प्रमुख गवर्नर जनरल। तो इसमें तो बहुत सारा चीज है, लेकिन सब लिखना नहीं है। और जिनके पास ये नोट्स नहीं है, इसका इमेज ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम बता दे रहे हैं। आप लोग नोट्स लिख लीजिएगा। देखिए, तो गवर्नर जनरल होते कौन थे? आप लोग सुनते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय, गवर्नर जनरल और वायसराय। जैसा कि आपको पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर कब तक शासन किया? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर कब तक शासन किया अमरनाथ? है क्या चीज? 57, 1957। अरे 47 में देश आजाद हो गया था। करा 1857। क्या हो कसीरा? हाँ, देखिए, 1857 में विद्रोह हुआ। 1857 का विद्रोह, जिसको सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन लिया और अपने हाथ में ले लिया। अभी तक जो कंपनी थी वो शासन कर रही थी। कंपनी का मतलब, जैसे अभी आप लोग
बड़ी बड़ी भारत की कंपनियां, टाटा बिरला का नाम सुने होंगे, रिलायंस का सुने हैं, जियो तो सब यूज करता है ना। जियो किस कंपनी का है? रिलायंस का। अब देखिए उस समय इसी प्रकार से ब्रिटेन में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी। तो वो कंपनियां दूसरे दूसरे देशों में जाके व्यापार करती थी। मेन उद्देश्य क्या था? व्यापार। उसी तरीके से ब्रिटेन की एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत आई व्यापार करने, लेकिन यहाँ के लोगों के भोलापन, आतिथ्य सत्कार, सादगी, सच्चाई को यहाँ के लोगों का कमजोरी समझा और यहाँ के लोगों के साथ छल कपट किया। और जिस सांप को भारतीय दूध पिलाए वही सांप यहाँ के खजाना पर कुंडल मार के बैठ गया और उसका दोहन करना शुरू कर दिया। तो इस टाइप से निकले अंग्रेज। इनको यहाँ इज्जत दी गई, रहने का जगह दिया गया, खाना पीना दिया गया, लेकिन ये हमारे आतिथ्य भाव को, अतिथि देवो भव को ये हमारी कमजोरी समझ बैठे और इसका दुरुपयोग किया इन्होंने। तो आइए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सबसे बड़ा अधिकारी इंडिया में होता था उसको कहा जाता था गवर्नर जनरल। गवर्नर, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में सबसे बड़ा अधिकारी होता था। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन गवर्नर जनरल आया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाया। इनका एक ही उद्देश्य था, क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत करना और भारत का आर्थिक शोषण करना, जितना हो सके शोषण। तो आए तो बहुत लोग हैं, लेकिन सबका नाम नहीं याद रखना है। कुछ कुछ जो मेन मेन है उसमें एक आध का नाम याद रखिएगा। तो पहला गवर्नर जनरल कौन होता है? सुनिए, देखिए कैसे कैसे आया। रॉबर्ट क्लाइव मेन था 1757 से 1760 और 65-70, बंगाल में द्वैत शासन किया। अब जब 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और उसमें बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तीनों एक साथ हार जाता है, तब मान लिया जाता है कि भारत पर अघोषित रूप से अंग्रेजों का कब्जा और तब गवर्नर जनरल आना शुरू होता है। तो 1773 से ये कहानी स्टार्ट होता है। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। कौन कौन सा नाम है सुन लीजिए, काम इतना जरूरी नहीं है। तो वारेन हेस्टिंग 1774 से 1785 मेन जो अंग्रेजी सरकार था उसको जमाने वाला यहाँ यही था। बहुत सुधार किया, बहुत चीज नया नया ले आया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आया छूट गया क्या हो 1785 वारेन हेस्टिंग के बाद, हाँ, कार्नावालिस, दोनों का नाम बड़ा फेमस है, वारेन हेस्टिंग और कार्नावालिस। कार्नावालिस है 1786 से 93
और ये कार्नावालिस जो जाना जाता है पुलिस व्यवस्था के लिए, लिख लीजिए, यही बार बार पूछता है। कार्नावालिस 1786 से 1793, पुलिस, सिविल सेवा, सबका जन्मदाता यही है कार्नावालिस। अब देखिए उसके बाद आया वेलेजली 1798, फिर बीच में आया नहीं, जॉन शोर था 93 से 98, इसका कोई काम नहीं है। वेलेजली है 98 से 1805, इसको लिख लीजिए। ये लाया था सहायक संधि, बताए थे ना, और क्या किया था इसमें सब दिया हुआ है नोट्स में, लेकिन ये फेमस किसके लिए है? सहायक संधि के लिए। फिर आया जॉर्ज बॉर्लो 1805 से 1807, इसका काम नहीं है। मिंटो प्रथम 7 से 13, इसका भी काम नहीं है। हेस्टिंग 13 से 23, उस दिन भी देखे थे हम लोग, हेस्टिंग 13 से 23, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी सब इसी के समय लागू हुआ था ना 1819-20 में। और हाँ देखिए हेस्टिंग पूछता है, लिखिए पिंडारियों का दमन, ये पूछता है, लिखिए हेस्टिंग 13 से 23, और इसके समय जो काम हुआ था पिंडारियों का दमन। पिंडारी वाला भी एगो मूवी बना है ना, हम तो देखे नहीं है, किसका है? पहले वो बना था सलमान खान का। ना ना अभी बना है, अभी बना है। ई का नाम अजय देवगन का। कौन समुदाय ना? हाँ हाँ, मुंडा पिंडारी वाला नहीं ना? पिंडारी होता है वो सलमान खान का फिल्म था ना उसमें। ओ अच्छा, सहायक संधि था कि अंग्रेज देसी राजवाड़ा से एक संधि करते थे, उसमें कहते थे कि देखो भाई तुम्हारे यहाँ कुछ अंग्रेजी सैनिक रहेंगे, उसका तुमको खर्चा उठाना है, और अगर तुम्हारे ऊपर कोई हमला करता है तो तुम्हारे तरफ से ये अंग्रेजी सैनिक लड़ेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुमको इनका खर्चा उठाना है। तो इससे अंग्रेज को क्या फायदा था? अंग्रेज इस तरह से चौक बनकर उस राजा में चपक गए, अब उसका शोषण करना शुरू कर, और मधुमक्खी जैसा पूरा उसको घेर लिए, ढक लिए, जा राजा का अस्तित्व खत्म। और ये मना कर दिए अब कि अब जब हमसे सहायक संधि कर लिया तो अब किसी और से तुम नहीं कर सकते हो। अब एक बार अंग्रेजी सेना घुस गई तुम्हारे घर में तो निकलेगी नहीं। अब जब तक साम्राज्य तब तक अंग्रेजी सेना है। इंग्लिश में इसको कहते हैं, उसको तो कहते हैं डॉक्टराइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति वाला, हड़प नीति। इसको ना देखो, अच्छा आएगा तो हम बताएंगे। पिंडारी क्या होता है? ट्राइबल समुदाय है। ट्राइबल थे, हो गया, पिंडारी से आगे बढ़ो, अब पिंडारी में अटक गए। हाँ एक जनजाति थी जो किला उला दुर्ग की रक्षा करती थी। तो हुआ ये कि जब राजे महाराजे खत्म तो किला खत्म, और जब किला खत्म तो अभी पिंडारी कहाँ जाए, बेरोजगार हो गया, इसीलिए विद्रोह किया। इसी टाइप से गडकरी भी थे। ये सहायक संधि ना इंग्लिश है, अभी हम आ जाएगा जुबान पे तो बता देंगे। आगे आइए, सुनिए। तो हाँ इसको याद रखिएगा, पूछेगा कि पिंडारियों का दमन किसने किया, तो हेस्टिंग ने 1813 से 1823। आगे देखिए, हेस्टिंग के बाद आया मेन में एमहर्स्ट का काम नहीं है। हाँ लिखिए, विलियम बेंटिंग
2835 विलियम बेंटिक, उन्हें 1828 से 1835 बहुत नेक ये गवर्नर जनरल थे भारत के पहले। हाँ, देखो विलियम बेंटिक अभी तक के जितने गवर्नर जनरल हुए उसमें ये सबसे नेक आदमी। और लिखिए ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बने। उस बंगाल का गवर्नर जनरल था। अभी तक सुनिए, इधर सुनिए, सिस्टम सुनिए, ये रहा आपका बंगाल। तो बंगाल उस समय अंग्रेजों का हेडक्वार्टर था, समझ में आया? तब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही जितना ब्रिटिश इंडिया था सबको रख दिया गया, सबको रख दिया गया। ये 1833 में जो अधिनियम आया उसमें ये कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है अब उसका नाम बदल के कर दिया जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। क्यों? क्योंकि अब ब्रिटिश इंडिया बहुत बड़ा हो गया था, पंजाब, इधर मराठा, इधर नीचे सब आ गया। तो बचा था बीच बीच में राजवाड़े, अभी एटलस दिखला देंगे, बीच बीच में राजवाड़े बचे हुए थे जो सहायक संधि कर लिए थे। तो अब राजस्थान के लिए बंगाल का गवर्नर कहना ठीक है नहीं है, इसलिए इसका नाम बदल के कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। तब पूछेगा आपसे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो विलियम बेंटिक। अब नाम बदल दिया गया। अब उससे पहले जो है उनका नाम क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल। लिखिए विलियम बेंटिक लिख लिए। तो हाँ, भारत का पहला गवर्नर जनरल। और जो इनका सबसे बड़ा योगदान था वो था सती प्रथा उन्मूलन। लिख लीजिए, पूछता है कि किस गवर्नर जनरल के शासन काल में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया? सती प्रथा उन्मूलन। सती प्रथा किसके सहायता से अवैध घोषित कराया गया था? गुड, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के भाभी को जलाया जा रहा था और उसी का ये विरोध किया। जला दिया गया था? ना, जलाने का कोशिश किया जा रहा था, ले जाया जा रहा था और ये जाके थाना में अपना ये किए, पुलिस आया और उनको नहीं जलाने दिया। तो राजा राम मोहन राय खुद ब्राह्मण थे, तो अपना ब्राह्मण समुदाय पूरा इनके खिलाफ हो गया कि अधर्मी है, अपना ऐसे है वैसे है, समाज का नाश कर देगा, ये कर देगा वो कर देगा। तो बोले कि चाहे जो कहो भाई, लेकिन ये तर्कतः ठीक नहीं है, इसलिए हम इसका साथ आगे चलिए। देखिए तो 1828 से 1835, ठीक है। और भी था इनमें, मेटकॉफ 35 से 36 प्रेस का मुक्तिदाता लिखवाए थे, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध छोड़ दीजिए, एलिनबरो का काम नहीं है। हार्डिंग, हाँ हार्डिंग लिखिए 44 से 48 नर बलि प्रथा का अंत है, ये इसके लिए जाना जाता है। 44 से 48 नर बलि प्रथा का अंत। नर बलि न, पहले मंदिरों में या कुछ कुछ आदिवासी समाज था उसमें मनुष्य का बलि देने का प्रथा था। जैसे कैसे अभी भेड़ बकरी का देता है आदमी, पहले मनुष्य का दे देता था, और खास करके अपने दुश्मन को जब बलि चढ़ाना होता था ना, तो दुश्मन इलाके पर हमला करके वहां से उसको कैदी बना के लाया जाता था और फिर उसको अपने कुल देवी के सामने मारा जाता था। अब चूंकि अब ये सब हो गया क्राइम, तो इसीलिए अब आदमी भेड़ बकरी मुर्गी को काटने लगा, नहीं तो पहले आदमी ही काटता था। नहीं, पहले कहावत था कि ये फूल न बलि मांग रहा है,
ये बलि मांग रहा है, नहीं कह रहा था आदमी। आज जब तक से 10-20 गो आदमी हुआ मरता नहीं था, वो पुल चलता नहीं था। तो अब एक्सीडेंट में मर जाए चाहे मर जाए, तो भेड़ बकरी का जो बलि दिलाता है वो रियल का बलि नहीं है। जब तक से नर बलि नहीं दियाएगा वो बलि नहीं होगा। इसीलिए ना पूजा अब सफल नहीं हो रहा है। पूजा सफल बनाने के लिए, लेकिन अगर नर बलि दे दिया अब तो मर्डर केस हो जाएगा। आइए देखिए, तो नर बलि को किसने खत्म किया? हार्डिंग ने। हाँ, अब आया डलहौजी, ये भी खूब काम किया है। 48 से 56 डलहौजी का है। हड़प नीति, डॉक्टराइन ऑफ लैब्स, रेल शुरू करवाया इंडिया में, बहुत सारा चीज शुरू करवाया है, नोट्स में दिया हुआ। चलिए, इसके बाद आया, हाँ लिखिए, कैनिंग 56 से 62, कैनिंग 56 से 62। और ये किस लिए जाना जाता है? हाँ, 1857 का विद्रोह। 56 से कब है? 62। विद्रोह कब हुआ? 57। तब पूछेगा कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग आया था। पूछते रहता है 1857 का विद्रोह, हाँ कैनिंग के समय। और लिख लीजिए, अब ये हो गया भारत का पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल। अब नाम बदल दिया जाएगा। अब भारत के गवर्नर जनरल जो नाम था उसको नाम बदल के क्या कर दिया जाएगा? वायसराय। है कमी, बहुत कमी था। है अरे एक तरह से नौकरी कर रहा है और है क्या? अरे तनी मनी किया है, कमी गिनाने लगेंगे तो बैठ के रोने लगिएगा। कमी ही कमी है, कमी ही कमी है। 1000 कमी है तो एगो अच्छाई है, बस यही सोच लीजिए। और हम वो चीज बता रहे हैं जो एग्जाम में, अब डॉक्टराइन ऑफ लैब्स, उसी के वजह से ना 1857 का विद्रोह हो गया। तो सब कमियां हैं ये सब में, अच्छाई को ना, अच्छाई में एगो बेंटिक बोले ना, बस वही तो कुछ भारत के भलाई के लिए किए थे। हैं? और भी बहुत सारा चीज किए थे, लेकिन बाकी में तो सब कमियां ही कमी थी, अच्छाई था का। डलहौजी जो रेलवे का शुरुआत किया वो भारत के भलाई के लिए नहीं किया था। तो हाँ, वो भारत का ज्यादा से ज्यादा शोषण करने के लिए, जितना बंदरगाह था सबको रेल से जोड़ा। पहले रॉ मटेरियल वाले इलाका को बंदरगाह से जोड़ा कि रॉ मटेरियल को आसानी से बंदरगाह तक पहुंचाया जाए। वो पैसेंजर गाड़ी नहीं लाया था, सब माल गाड़ी लाया था। वो अब पैसेंजर गाड़ी अपने लिए लाया था। देख गांधी जी को ढकेल दिया, वो अपने लिए लाया था। लेकिन गांधी जी को यहाँ नहीं ढकेला था, अफ्रीका में ना, अफ्रीका में। यहाँ भी नहीं चढ़ने देता था किसी को। हाँ नहीं, अरे तो गांधी जी को कहा 1853 से पहले थोड़े ढकेल दिया था। बाद ही में लाया होगा। आइए देखिए, तो कैनिंग हो गया आपका 1856 से 62, और ये जाना जाता है 1857 के विद्रोह के लिए। और पहला वायसराय, आगे देखिए, हाँ पहला वायसराय ना, अंतिम गवर्नर जनरल। और भी चीजें बहुत सारा, एल्गिन का काम नहीं है, लॉरेंस का काम नहीं है। हाँ मेयो का आता है, लिखिए मेयो 69 से 72, 1869 से 72 पहली जनगणना यही करवाया था इंडिया में उसी समय। हाँ
लिख लीजिए, हैं? पहली जनगणना लिख लीजिएगा। पहली जनगणना नोट्स में नहीं लिखा है। अब मेयो कॉलेज का नाम सुने हैं? अजमेर में है, अभी भी है। मेयो मेयो उसी के नाम पर है। मेयो कॉलेज उस समय राजवाड़ों के लड़कों को पढ़ने के लिए बनाया गया था। अभी लालू यादव के जितने चिराग हैं सब मेयो कॉलेज के प्रोडक्ट। आप फीस जानते हैं कि नहीं मेयो कॉलेज का? नेट पर सर्च करके देख लीजिए। तो और क्या, रजवाड़ों के लिए नेट पर सर्च करके देखिए ना, यकीन नहीं होगा कि इतना रुपया फीसो लगता है। देख लो कितना हम बताएं, हम तो पुराना बताएंगे, नया कुछ बढ़िए गया। पुराना में 20-25 लाख सलीना था। सलीना? हाँ सलीना 4 साल का बता रहे हैं। हैं? 4 साल? कौन स्कूल में 4 साल का एक साथ फीस लगता है? हाँ है? बिरकुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, बीए 4 साल में पास कराएगा। अरे कहीं का। तब मेयो कॉलेज नाम है, वो नर्सरी से वहां तक था। तब मैंने चलो कॉलेजे था तो तुम उसको मैंने बिरकुंवर सिंह मैंने 4 साल अपना सोच लिए तो उसका 4 साल लगेगा। वो सबका सेशन यू टाइप से एकदम 3 साल में कंप्लीट है। हाँ फैसिलिटी की लड़का राजे टाइप से रहता है उसमें। अब हॉस्टल है का मतलब 5 स्टार होटल है। एसी तो गाड़ी में अब छोट मोटा आदमी लगा रहा है वहाँ। अरे जब तुमको कह दिए कि 5 स्टार होटल है, माने एगो नौकर हमेशा खड़ा है तुम्हारे लिए। पेन लेना है तो पेन दो जी, लाल दो, पानी दो, ये हाल है। आइए देखिए, तो मेयो कॉलेज, तो मेयो का क्या योगदान था? हाँ कॉलेज और ये पहली जनगणना के लिए फेमस है। अब आइए, हाँ नॉर्थ ब्रुक का काम नहीं है, लिप्टन है सबसे दुष्ट। लिखिए लिप्टन 76 से 80 ये सबसे दुष्ट था। याद है ना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? लिखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था 1878 में, जिसके वजह से बहुत सारे अखबार इंडिया में बंद हो गए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या देसी भाषा, वर्नाकुलर माने होता है देसी भाषा। हाँ 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 72 में जो हुआ था ना पूरा नहीं हुआ था। 72 में जो हुआ था पूरा नहीं हो पाया था। हाँ 1800 मैंने जनगणना का कॉन्सेप्ट ला दिया और 1881 से अब रेगुलर जनगणना, आज जो हर साल हर 10 साल पे होता है ना जनगणना, कोरोना के वजह से 21 में नहीं हुआ, तो वही 1881 से चलते आ रहा है। अब लिखे रिपन 80 से 84, ये भी अच्छा आदमी था, जैसे बेंटिक था वैसे रिपन था। तो अच्छा है। नियमित जनगणना, नियमित जनगणना रिपन। अब आइए डफरिन 84 से 88, ये भी दुष्ट था और ये जाना जाता है, हाँ कांग्रेस की स्थापना। देखिए कब से कब है? 84 से 88 है और कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 85 में। आज इसको ना खत्मे कर देते हैं, कल स्टार्ट कर देंगे।
ये खत्म हो गया। लैंस डाउन का काम नहीं है। तब आया कर्जन 99 से 1905। कर्जन 99 से 1905। ये किसके लिए जाना जाता है? बंगाल विभाजन के लिए। लिख लीजिए, बंगाल विभाजन। तब आया मिंटो द्वितीय 5 से 10, इसका काम नहीं है। अब आया हार्डिंग द्वितीय 10 से 15, इसका काम है। इसी समय दिल्ली राजधानी बनी। हार्डिंग द्वितीय 10 से 15 और दिल्ली राजधानी बनी। इसी पर बम मारा गया था। तब आया चेम्सफोर्ड 16 से 21 और इसी के दौरान देखो 21 में तो 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 का रॉलेट एक्ट, इधर सारा कहानी पढ़ाया हुआ है। तो कौन किस में पढ़ेगा अपना देखते रहिएगा लोग, केवल लिख लीजिए। चेम्सफोर्ड 16 से 21। तब आया रीडिंग 21 से 26। रीडिंग 21 से 26 और तब आया इरविन 26 से 31। इरविन 26 से 31 और तब आया वेलिंगटन 31 से 36। 5-5 साल पर था। 31 से 36 और तब आया लिलिथगो 36 से 43। ये भी 5 साल रहता, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था ना 39 में, इस वजह से इसका कार्यकाल आगे बढ़ गया। लिलिथगो 36 से 43 और तब आया वेवेल 44 से 47 और लास्ट आया माउंटबेटन 47 से 48। अब कौन किस में हुआ अपना देख लीजिएगा लोग। हाँ हाँ, सब था 5 साल के लिए और जब कभी कोई अपवाद होता था तो इनके समय में बदलाव होता था। चलिए, आज की सेवा समाप्त, हिस्ट्री समाप्त। बीच में छिटपुट बताएंगे। कल से आप लोगों का अब नया बैच स्टार्ट और उसमें स्टार्ट होगा पॉलिटी। उसमें स्टार्ट होगा पॉलिटी और वो बैच स्पेशली 12th क्लास को ध्यान में रख कर रहेगा और जो कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट हैं उनका बैच अलग कर दिया जाएगा। उनका बैच अलग कर दिया जाएगा और जो ऑनलाइन है वो भी कल जो 11th क्लास 12th क्लास का NCERT स्टार्ट होगा वो स्पेशली 12th क्लास को ध्यान में रखकर चलाया जाएगा।